इस सेशन में हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में वो तमाम बिंदु देखेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। साथ ही हम इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हुए इसकी संरचना के बारे में जानेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यों को जानेंगे। साथ ही यह अपना प्रतिवेदन यानी कि रिपोर्ट किसे सौंपता है उसके बारे में जानेंगे। आदि तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हुए अंत में एक प्रश्न देखेंगे जो पिछली परीक्षा में पूछा गया है, ताकि इससे आपको परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का लेवल पता चल सके। ये जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, ये मनुष्य के उन तमाम अधिकारों की बात करता है जो कि मनुष्य को जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण है। और जीवन भी किस प्रकार का कि गरिमामय जीवन, गरिमामय जीवन। अब इसके वो सारे तमाम अधिकार कौन से हैं जो कि एक व्यक्ति को गरिमामय जीवन जीने के लिए ज़रूरी है। तो जैसे कि सामाजिक अधिकार हो गए, राजनीतिक अधिकार हो गए, या फिर आर्थिक या फिर सांस्कृतिक अधिकार हो गए, या फिर पर्यावरण से संबंधित कोई अधिकार हो गए। इन तमाम अधिकारों की आवश्यकता मनुष्य को हमेशा ही रहती है। तो अब देखते हैं कि वैश्विक स्तर पर सबसे पहले अगर बात करें मानवाधिकारों की, तो इसकी वैश्विक स्तर पर अगर घोषणा की तो वो की थी यूनाइटेड नेशंस ने। यूनाइटेड नेशन की महासभा ने विश्वव्यापी जो मानवाधिकार है उनकी घोषणा की थी। और ये घोषणा कब की गई थी? 10 दिसंबर 1948 को। 10 दिसंबर 1948 को ये घोषणा की। इसी उपलक्ष्य में 10 दिसंबर को 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अब अगर भारत की बात कर लेते हैं कि भारत में इसकी क्या पृष्ठभूमि रही है, कैसे क्या इसका विकास हुआ है। तो संविधान के अंदर मूल अधिकारों के तहत सभी अधिकार प्रदत्त किए गए थे। हालांकि इसमें समय समय पर संशोधन होते रहे और कुछ नए अधिकार भी जोड़े गए। कुछ अधिकारों को विधिक अधिकार भी बनाया गया। इसका बहुत लंबा इतिहास है। अगर मानवाधिकार संस्था की अगर बात करें, यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अगर बात करें, तो भारत के अंदर 28 सितंबर 1993 में 28 सितंबर 1993 को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम पारित हुआ और इस मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत एक आयोग का गठन किया गया। उस आयोग का नाम था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अब इसकी स्थापना की बात करें कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई 12 अक्टूबर 1993 को। 12 अक्टूबर 1993 को। अगर इसका हेडक्वार्टर देखें, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थापित किया गया। और अगर इसके प्रथम अध्यक्ष की अगर बात की जाए, या फिर इसके उस समय जो अध्यक्ष थे, तो वो थे रंगनाथ मिश्र। रंगनाथ मिश्र। अब ये जो मानवाधिकार आयोग है, अगर ये जो मानवाधिकार आयोग है, इसके बारे में देखें कि ये किस प्रकार का निकाय है, तो ये एक सांविधिक संस्था है, यानी कि सांविधिक निकाय है। यानी कि इसका गठन जो हुआ है वो एक अधिनियम के तहत हुआ है, एक कानून के तहत हुआ है। यानी कि ये एक वैधानिक संस्था है, या फिर इसे कह सकते हैं कानूनी संस्था है। ये एक संवैधानिक संस्था नहीं है। ये जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, अब इसके कार्यों की ओर रुख करते हैं। इसके जो कार्य हैं उसमें सबसे पहला जो कार्य है वो है मानवाधिकार का जो उल्लंघन होता है उसकी जांच करना। मानवाधिकार उल्लंघन की जांच करना। दूसरा जो कार्य है इसका कि जो जेल होती है जहाँ पे अपराधियों को कैद करके रखा जाता है, तो उन जेलों का निरीक्षण करना। उन जेलों का निरीक्षण करना।
कि क्या पता अपराधियों के साथ या फिर उनकी जीवन दशा कैसी है वहाँ पे, उसके बारे में जेलों का निरीक्षण करना या फिर अपराधियों की जीवन दशा का निरीक्षण करना, अपराधियों की जीवन दशा का निरीक्षण करना। इसके साथ ही मानवाधिकार को लेकर अगर संसद कोई कानून बनाती है तो उसकी समीक्षा करती है। ये समीक्षा करने का काम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग करता है, यानी कि मानवाधिकारों को लेकर संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों की समीक्षा करना। अगला जो इसका इम्पोर्टेंट काम है वो है जागरूकता फैलाना मानवाधिकारों के बारे में। अब ये जो कार्य है ये कार्य करती है, तो ये सारे कार्यों का विषय कैसा क्या होगा, ये जांच के दायरे में कौन से विषय आएंगे या फिर कब तक का जो मामला होगा वो इसके दायरे में आएगा, वो देखते हैं। इसकी जो जांच करती है ये, उस जांच के अंदर 1 वर्ष तक के जो मामले होते हैं, 1 वर्ष तक के मामले उनकी जांच करती है। ऐसा नहीं है कि आज से 5 साल पहले कोई मानवाधिकार का हनन हुआ और आप पहुंच गए कि साहब उस समय मानवाधिकारों का हनन हुआ था। ऐसा कुछ नहीं होना है। सिर्फ 1 वर्ष तक के जो मामले हैं उन्हीं का यहाँ पर निपटान किया जाएगा, उन्हीं के बारे में उनकी जांच की जाएगी। इसके बाद अगर बात करें कि ये जो जांच है, इस जांच का जो विषय है वो कौन कौन से विषय इसमें शामिल हो सकते हैं। समवर्ती सूची या फिर संघ सूची, इनके बारे में पढ़ा होगा आपने कभी, और नहीं पढ़ा है तो बता देते हैं कि इसके अंदर जो विषय शामिल किए गए हैं वो है संघ सूची के विषय और समवर्ती सूची के विषय। अब इन कार्यों को करने के लिए एक जो स्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है, जो संरचना होती है कि इसमें कौन अध्यक्ष होगा, कितने क्या पदेन सदस्य होंगे और कितने अन्य सदस्य होंगे, उसके बारे में देख लेते हैं। इसकी जो संरचना होती है उस संरचना के अंदर एक तो अध्यक्ष होता है, 5 सदस्य होते हैं और 7 पदेन सदस्य होते हैं। एक तो होता है अध्यक्ष, 5 होते हैं सदस्य और 7 होते हैं पदेन सदस्य। अब अगर अध्यक्ष की बात की जाए तो ये अध्यक्ष कौन हो सकता है? ये अध्यक्ष हो सकता है पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का पूर्व सीजेआई हो सकता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकता है, या फिर कोई पूर्व जो सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस होता है, पूर्व सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस न्यायमूर्ति, वो इसके अंदर अध्यक्ष की भूमिका निभा सकता है। इसके बाद जो 7 पदेन सदस्य होते हैं ये वो कौन कौन होते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। जो सबसे पहले जो सदस्य होता है, सबसे पहला वो होता है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का जो अध्यक्ष होता है, वो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष। दूसरा जो पदेन सदस्य होता है वो होता है राष्ट्रीय एससी आयोग का अध्यक्ष, शेड्यूल्ड कास्ट यानी अनुसूचित जाति का जो अध्यक्ष होता है राष्ट्रीय लेवल पर, वो इसका दूसरा सदस्य होता है। तीसरा जो पदेन सदस्य होता है वो होता है एसटी आयोग का जो अध्यक्ष होता है, वो शेड्यूल्ड ट्राइब का जो अध्यक्ष होता है वो। इसके बाद जो चौथा सदस्य होता है वो होता है राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष। पांचवा जो सदस्य होता है वो होता है ओबीसी आयोग का अध्यक्ष। छठा जो पदेन सदस्य है वो है बाल अधिकार सुरक्षा आयोग का अध्यक्ष। और सातवां जो पदेन सदस्य होता है वो होता है दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त। ये इसकी संरचना हो गई। अब देखेंगे इसकी नियुक्ति के बारे में, इनकी नियुक्ति कैसे होती है, कौन करता है, उसके बारे में। ये जो अध्यक्ष है और इसके जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति के बारे में देखते हैं कि नियुक्ति कैसे क्या होती है। इनकी जो नियुक्ति होती है उसके लिए एक समिति बनती है 6 सदस्यों की, 6 सदस्यीय एक समिति बनती है। वो समिति एक सिफारिश करेगी या फिर कुछ व्यक्तियों की सिफारिश करेगी या फिर सलाह देगी या सुझाव देगी राष्ट्रपति को, फिर उसके बाद राष्ट्रपति निर्णय लेगा। तो वो क्या होता है, इसमें 6 सदस्य कौन कौन से होंगे तो वो देख लेते हैं। सबसे इसकी अध्यक्षता जो करेंगे वो करेंगे प्रधानमंत्री। इसके अंदर जो सदस्य अगला होगा वो होगा केंद्रीय
केंद्रीय गृह मंत्री। इसके साथ ही लोकसभा अध्यक्ष भी इसका मेंबर होगा। लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के अंदर जो विपक्ष का जो नेता होगा वो भी इसका सदस्य होगा। अगर राज्यसभा का सभापति है वो भी इसका सदस्य होगा। और एक अन्य और जो सदस्य होगा राज्यसभा का विपक्ष का नेता। ये 6 सदस्यों की एक समिति बनेगी। वो समिति सिफारिश करेगी, उन व्यक्तियों में से राष्ट्रपति नियुक्ति देगा। ये जो सुझाव देंगे या फिर सिफारिश करेंगे जिन व्यक्तियों की, उनमें से राष्ट्रपति उनको नियुक्त करेगा। अब ये जो सदस्य हैं, इन सदस्यों के कार्यकाल की अगर बात करें तो 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष की जो आयु है, 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी अगर पहले होगी उसके हिसाब से। और एक बात उठती है कि क्या ये जो सदस्य है इनका जो नियुक्ति है वो पुनर्नियुक्ति हो सकती है क्या? तो यस, हो सकती है। इसके बाद अगर ये अपना त्यागपत्र देना चाहे कि तो किसको देंगे? तो राष्ट्रपति को देंगे। ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करके देंगे। अगर बाई चांस मान लीजिए किसी सदस्य को या फिर अध्यक्ष को अगर पद से हटाना है तो क्या होगा? पद से सिर्फ एक आधार पर हटाया जा सकता है, वो है दुराचार। दुराचार के आधार पर इन्हें पद से हटाया जा सकता है, लेकिन दुराचार का आरोप सिद्ध होना चाहिए। सिद्ध करेंगे तो फिर जांच भी होनी चाहिए। जांच कौन करेगा? जांच करेगी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जांच करेगी। जांच करने के बाद अगर वो उसे दोषी पाती है तो उसे राष्ट्रपति पदमुक्त कर देंगे या फिर पद से हटा देंगे। और अगर दोषी नहीं पाया जाता है जांच के अंदर तो उसे पद से नहीं हटाएंगे। दैट्स क्लियर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। ये जो यूएन महासभा है, इसका जो पेरिस सिद्धांत है, यूएन महासभा के जो पेरिस सिद्धांत है उनके अनुसार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। इसके बाद जो अगला फैक्ट है वो इसकी संरचना को लेकर है। पीछे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। मिस्टेक तो क्या कह सकते हैं, बोलने में थोड़ा ज़ुबान फिसल गई थी। तो इसमें एक अध्यक्ष होता है और 5 सदस्य होते हैं, ठीक है। जो 4 जो सदस्य होते हैं वो न्यायिक सदस्य होते हैं। जो 5 सदस्यों में से जो 4 सदस्य होते हैं वो न्यायिक सदस्य होते हैं, जबकि एक सदस्य जो होता है वो इन 7 पदेन सदस्यों में से चुना जाता है। एक जो सदस्य होता है वो इन 7 पदेन सदस्यों में से एक होता है। इसके बाद जो अगला फैक्ट है वो ये है कि आयु यानी कि जो इसका कार्यकाल होता है, जो आयु वो होता है 5 साल का, या फिर कहें 70 वर्ष की आयु तक। जो अध्यक्ष का कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है या फिर 70 वर्ष की आयु तक होता है, जो भी पहले होती है। इसके बाद जो राष्ट्रीय मानवाधिकार जो आयोग है ये अपना प्रतिवेदन या रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो ये अपना प्रतिवेदन या रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट करता है। अब अंत में देख लेते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से जो पिछली परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए वो किस प्रकार से थे। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक किस प्रकार की संस्थान है, उसके बारे में पूछा गया है। क्या ये वैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है, बहुपक्षीय संस्थान है, या फिर ए और सी दोनों। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। वर्तमान अध्यक्ष समय समय पर बदलते रहते हैं, तो करंट से अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं और कमेंट बॉक्स के अंदर इन प्रश्नों के उत्तर पिन कर दिए जाएंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित जो तीसरा प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है। यहाँ पर सही नहीं है कहा गया है। पहला ऑप्शन है, इसकी स्थापना 1993 में की गई। दूसरा ऑप्शन है, मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले में आयोग को अपराधी को दंडित करने का कोई अधिकार नहीं है।
तीसरा जो ऑप्शन है, इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जाती। इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जाती है। चौथा ऑप्शन है, आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को भेजता है। इन तीनों ही प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं और उनका उत्तर कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा।